नमस्कार दोस्तों। अभी 2 दिन पहले 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए हैं और इमरजेंसी के दौरान जिस ढंग से भारत में संवैधानिक संस्थाओं को कुचला गया, संवैधानिक मर्यादाओं को कुचला गया, जिस ढंग से मीडिया से लेकर विपक्ष के साथ सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता, मुख्यमंत्री और यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री बहुत मुखर रहे। टेलीविजन चैनलों पर पचासों घंटे की बहसें हुई। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने लगातार बहुत मुखरता से लोकतंत्र की दुहाई दी और बीजेपी के नेताओं को सुनते वक्त आप सबको भी ऐसा लगा होगा कि ये सब लोकतंत्र के, लोकतांत्रिक मर्यादा के कितने बड़े पैरोकार हैं और कितने बड़े हिमायती हैं। लेकिन अगर बीजेपी नेताओं का चेहरा देखेंगे, बीजेपी नेताओं के बयान देखेंगे, बीजेपी नेताओं का रवैया देखेंगे विपक्ष के प्रति, मीडिया के प्रति, तो लगेगा कि इमरजेंसी में जो हुआ वो देश के लोकतांत्रिक चरित्र पर काला धब्बा है। हमेशा के लिए याद किया जाएगा कि इमरजेंसी में सरकार ने तानाशाही रवैये के साथ देश के की आत्मा पर बहुत बड़ा जख्म दिया। लेकिन हाल के दिनों में, बीते 7-8-10 सालों में जिस ढंग से सरकारें काम कर रही है, जिस ढंग से बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकारें जिस ढंग से विपक्ष को टारगेट करती है, मीडिया जिस ढंग से कॉम्प्रोमाइज्ड है और जिस ढंग से हर नैरेटिव अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है, वो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी का भी एक छोटा सा तरीका है और वो दिखता है। अभी चूंकि इमरजेंसी की लगातार बात हो रही थी और उसी बीच मुझे आज एक वीडियो दिखा, कुछ 60-70 सेकंड का वीडियो है। वो इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अनंत गोयनका, जो रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर थे, उनकी चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं, उनके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उनके साथ वंदिता मिश्रा हैं जो एक्सप्रेस की एडिटर हैं। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ इंटरव्यू कर रही है। एक फॉर्मेट होता है उनका, एक्सप्रेस अड्डा, उसमें वो इंटरव्यू कर रही हैं और इमरजेंसी का जिक्र आया तो रामनाथ गोयनका का भी जिक्र आना चाहिए कि किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस में ने इमरजेंसी के दिनों में सीना तान कर डंके की चोट पर इंदिरा गांधी की तानाशाही और उस इमरजेंसी की मुखालफत की थी, विरोध किया था। वो दौर ऐसा था कि एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय ब्लैंक छोड़ा था। ये विरोध प्रतिरोध का तरीका उस वक्त भी था। मीडिया उस वक्त भी ऐसा था कि इमरजेंसी की उस दौर में तानाशाही प्रवृत्ति सरकार की ऐसी थी, किसी को भी जेल भेजा जा सकता था, किसी के साथ भी कोई भी सलूक हो सकता था। विपक्ष के तो तमाम नेता जेल भेज ही दिए गए थे। उस दौर में भी मीडिया मुखर था, विरोध कर रहा था। लेकिन इस दौर में 11 साल से मीडिया क्या कर रहा है आप देखते हैं। इसी वीडियो में कुछ छोटी बात उस बारे में भी करेंगे। लेकिन अभी जो वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उस इंटरव्यू में रेखा गुप्ता से अनंत गोयनका एक सवाल पूछते हैं। बहुत सारी बातें की होगी, 1 घंटा कुछ मिनट का इंटरव्यू, 10 मिनट ही मैं देख पाया। तो अनंत गोयनका ने उनसे सवाल पूछा, उनके इंटरव्यू का फॉर्मेट होगा, उसमें उन्होंने पूछा कि अगर 4 लोगों का नाम लूं और कहूं कि इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उसके बाद उन्होंने 4 नाम लिए, जिसमें शशि थरूर का भी है और एक जो अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लगभग जीतने वाले हैं, जोहराम ममदानी, उनका भी जिक्र किया और एक नाम लिया कुणाल कामरा का। तो जो कहा रेखा गुप्ता ने, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, संविधान की शपथ लेकर दिल्ली की सत्ता पर, मतलब दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री, वो क्या बोल रही है कुणाल कामरा के लिए, सिर्फ वो अगर आप सुनेंगे 30 सेकंड का वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बहुत बड़े हिमायती बनकर, पैरोकार बनकर और चैंपियन बनकर तमाम तरह के बयान देते हैं, जो लोग बार बार संविधान का जिक्र करते हैं, जो लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं की आजादी के पक्षधर नजर आते हैं बातचीत करते वक्त, भाषण देते वक्त, टेलीविजन चैनल की बहसों में, और अभी दिख रहे थे 3 दिन से, उनके भीतर किस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति है। तानाशाही बड़ा शब्द है, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं वो वीडियो आप सुनिए, वो उस 30-40 सेकंड का वीडियो, और उसके बाद बहुत सारी बातें। कुणाल कामरा को आप जानते होंगे, कॉमेडियन है। मुंबई में उनका स्टूडियो था जिसमें तोड़फोड़ हुई थी, उस पर आगे बात करते हैं, और पुडुचेरी में रहते हैं। चर्चित कॉमेडियन है, अक्सर निशाने पर भी रहते हैं। अब ये सुनिए पहले सवाल कामरा, अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक
कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे, सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए, दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। मैम आप अब चीफ देखिए, मिनिस्टर ये मुख्यमंत्री हैं, इनसे इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछ रहे हैं, कुणाल कामरा, वो अगर दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली में शो करना चाहते हैं, सबके बारे में अपने कॉमेडी में बोलते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे? तो कहते हैं अपने रिस्क पर आए। एक मुख्यमंत्री अगर कह रहा है कॉमेडियन को कि अपने रिस्क पर दिल्ली आओ, तो समझिए धमकी है, सीधी सीधी चेतावनी नहीं है, धमकी है कि अपने रिस्क पर आओ, कुछ भी हो सकता है। और ये मुख्यमंत्री करे, हालांकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर नहीं है, लेकिन जिनके अंडर है उनके अंडर रेखा गुप्ता है, लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह केंद्र सरकार के अंडर तो एक ही है। मुख्यमंत्री किसी कॉमेडियन को कहे कि अपने रिस्क पर आए, और ये इसमें एक संदेश और संकेत छिपा है कि आओगे तो किसी भी तरह के खतरे के लिए तैयार रहना। उसके बाद आगे काउंटर क्या किया गया वो भी सुनिए। हालांकि मुझे लगता है इस जवाब पर रेखा गुप्ता को की घेराबंदी होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, सामने हॉल में तालियां भी दिल्ली की बजी। जनता जैसे उन्हें उन्होंने कहा सुनेगी। अपने रिस्क पर आए तो लोग तालियां बजाने लगे। हैरानी है, नागरिक हैं, जनता है, पब्लिक है, पढ़े लिखे लोग सामने बैठे हैं हॉल में, वो तालियां बजा रहे हैं। कुणाल कामरा के लिए मुख्यमंत्री करिए अपने रिस्क पर आए, ताली बजा रहे हैं। वंदिता मिश्रा ने एक सवाल पूछा, जो वाजिब सवाल पूछा, सुनिए जरा। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अरे दिल्ली थोड़ा की पीछे जनता कैसे? सुनेगी ना, इसलिए दिल्ली की जनता सुनेगी तो वो उनको तो अच्छा बोलना पड़ेगा। आपके भरोसे पे आएंगे वो, अगर आएंगे तो। हाँ, ये ठीक बात है कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा, जब वंदिता मिश्रा ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अपने रिस्क पर आए, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो फिर मैं चाहता हूं दोबारा कुणाल सुनें। कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे, सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए, दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। मैम आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि अपने रिस्क पे आए? अरे दिल्ली की जनता सुनेगी ना उन्हें, इसलिए कह रही हूँ। दिल्ली की जनता सुनेगी तो वो तो उनको अच्छा बोलना पड़ेगा। आपके भरोसे पे आएंगे वो, अगर आएंगे तो। हाँ, ये ठीक बात है कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अब वंदिता मिश्रा ने कहा आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि अपने रिस्क पर आए, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो आपके भरोसे पर आएंगे तो तब उन्होंने अपने को सुधारा और बोला हाँ ये अच्छी बात है, वो आए, मैं सुनेंगे हम। अब सवाल उठता है कि पहले तो दिल्ली की मुख्यमंत्री भरोसा ही नहीं दे सकती कि कुणाल कामरा आए। दरअसल हकीकत यही एक, उन्होंने कहा अपने रिस्क पर आए, और कुणाल कामरा के साथ जहाँ जहाँ बीजेपी शासित सरकारें हैं, चाहे हरियाणा में हो, गुरुग्राम में उनके साथ उनके शो को बंद कराया गया, हंगामा हुआ। कर्नाटका में जब सरकार थी बीजेपी की तो 19 शो कुणाल कामरा के बंद कराए गए। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों में हर जगह लगभग एंट्री बैन है। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा सुना होगा कि उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने, जो शिंदे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, जो पहले सीएम थे, उन्होंने मजाक उड़ाया। उनको लेकर उन्होंने कहा कि वो गद्दार, चूंकि गद्दार उनको उद्धव ठाकरे कहते हैं, उसको लेकर मजाक उड़ाया, और नतीजा ये हुआ कि कुणाल कामरा के स्टूडियो जहां उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा वीडियो, वहां तोड़फोड़ हुई, शिवसैनिक पहुंच गए, शिंदे के उद्दंड उत्पाती ब्रिगेड के कार्यकर्ता पहुंच गए, उन्होंने मारपीट करने जैसी नौबत कर दी उस स्टूडियो में। कुणाल कामरा के खिलाफ कई मुकदमे, 3 एफआईआर दर्ज हो गई। कुणाल कामरा कहीं जहां रहते हैं, मेरे ख्याल से तमिलनाडु के किसी हिस्से में, पौंडीचेरी में, वहाँ से मुंबई उनको लाने की तैयारी महाराष्ट्र पुलिस ने की, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की। ऐसा जैसे बहुत बड़ा गुनाह किया, और खुद मुख्यमंत्री से लेकर और डिप्टी सीएम तक उसमें शामिल हो गए, सबके बयान आने लगे, और 5, 7, 10 दिन तक इतना बड़ा इशू बना दिया एक कॉमेडियन के। उस तंज को नहीं सह पाए लोग, और ये रेखा गुप्ता कह रही, वो कुणाल कामरा के उस वीडियो का हिस्सा मैं आगे दिखाऊं उससे पहले बात खत्म कर लूं। रेखा गुप्ता अगर कह रही हैं अपने रिस्क पर आए, एबीवीपी की कार्यकर्ता रही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, कब रही, अभी अपलोड हुआ है वीडियो,
अभी आप इमरजेंसी पर इतना ढिंढोरा पीट रहे हो कि इमरजेंसी के दौरान ये हुआ वो हुआ, लोकतांत्रिक मरी। प्रधानमंत्री ने जैसे कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार किया था, संसद की आवाज को दबाया गया, अदालतों को नियंत्रित किया गया, सब हुआ। लेकिन ये लोकतंत्र को गिरफ्तार करना नहीं हुआ, ये लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ नहीं हुआ, एक नागरिक के अधिकार के खिलाफ नहीं हुआ कि अपना कोई शो करना चाहता है लेकिन उस शो के दायरे में प्रधानमंत्री आ जाएं इसलिए आप उनको कार्यक्रम नहीं करने देंगे। मतलब ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में एक कॉमेडियन, एक कोई कार्टूनिस्ट, एक कोई पोएट, एक कोई जर्नलिस्ट अपनी बात कहने से डरे और अगर आपका वश चले तो आप उसको मारें, पीटें, उनकी गिरफ्तारी कराएं। गिरफ्तारियां हुई है लगातार अलग अलग राज्यों में पत्रकारों की। और रेखा गुप्ता का क्या कहना? रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनने से पहले वो नगर निगम में थी और नगर निगम में काउंसलर के तौर पर नगर निगम में वो उखाड़ पछाड़ और पोडियम उखाड़ने की और उलटने की, माइक उठाने की और माइक छीनने की कोशिश कर चुकी थी। उग्र तेवर उनके रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उनके कुछ ट्वीट वायरल हुए। उस ट्वीट में उनकी जो भाषा थी वो चाहे राहुल गांधी के लिए चाहे अरविंद केजरीवाल के लिए, स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, पढ़ नहीं सकते, उन शब्दों को दोहरा नहीं सकते। बिलो द बेल्ट से भी अगर कोई ज़्यादा नीचे वाला शब्द हो वो इस्तेमाल हो सकता है, जो रेखा गुप्ता ने जिस तरह से ट्वीट किया था मुख्यमंत्री बनने के पहले, वो सारे वायरल। तो ये इनकी मानसिकता है, विपक्ष के लिए, विरोधियों के लिए, आलोचकों के लिए, अपने खिलाफ बोलने वाले कॉमेडियंस के लिए, किसी के लिए भी इनमें सहनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये बीजेपी के नेताओं में टॉप टू बॉटम है। ये बीजेपी के हर नेता की एक ही तरह की फितरत है, वो कबूल ही नहीं कर सकते कि उनकी कोई आलोचना करे। और दिल्ली आकर कुणाल कामरा को पता है कि जोखिम मोल लेना आसान नहीं है। दिल्ली पुलिस तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, 4 लोग एफआईआर करवाने पहुंच जाएंगे उनके किसी कॉमेडी में, किसी उनकी कही गई बात पर। और कुणाल कामरा ने जब उन्हें पता चला कि ऐसा कहा तो उन्होंने एक रीट्वीट करके लिखा भी है, कम एट योर ओन रिस्क शुड बी ए टैग लाइन फॉर दिल्ली टूरिज्म। मतलब दिल्ली अपने रिस्क पर आओ, ये दिल्ली पर्यटन का मंत्रालय का या दिल्ली पर्यटन विभाग का ये टैगलाइन होना चाहिए। एक और उन्होंने लिखा, स्पोक लाइक ए ट्रू एबीपी कार्यकर्ता व्हाइल हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एज ए डिग्निफाइड चीफ मिनिस्टर। आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आप इस तरह किसी को धमकी दे रही हैं कि अपने रिस्क पर आए और उसके बाद कोई आने का जोखिम मोल कैसे ले। तो ये तो स्थिति है जो बोलना प्रवक्ताओं को, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सुनेंगे तो लगेगा कि इनको लोकतांत्रिक आस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संविधान में, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में, लोकतांत्रिक अधिकारों में कितना यकीन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी में। और अभिव्यक्ति की आज़ादी के दुश्मन है इनमें से ज़्यादा। इनको वो अभिव्यक्ति पसंद है। अभिव्यक्ति की आज़ादी किसके लिए? उन सब के लिए जो चाटुकारिता करते हैं। मीडिया की भी बात करेंगे वही हाल है, कॉमेडियन की बात करें वही हाल है, पोइट की बात करें वही हाल है, बॉलीवुड में बात करें, बॉलीवुड के देखेंगे वो दर्जनों लोग जो मोदी जी, योगी जी और अमित शाह के लिए या बीजेपी की शान में कविताएं लिखते हैं, गाने गाते हैं। मनोज मुंशिर हो, कैलाश खेर हो, या बहुत सारे लोग हैं, नाम लेंगे तो दर्जनों निकल जाएंगे, या कोई फिल्म मेकर हो, विवेक अग्निहोत्री टाइप का कोई भी, वो सब लोग जो इनके लिए, इनके पक्ष में, इनकी बात, हिंदुत्व की बात, इनके नैरेटिव की बात, इनकी चमचागिरी की बात, इनकी महानता की बात, मतलब बीजेपी की बात करो, वो सब बहुत अच्छे हैं, वो सब देश प्रेमी हैं। लेकिन जो थोड़ा सा तंज भी कर दे, इनकी आलोचना कर दे, वो इनके उस रेडार में आ जाता है, दायरे में आ जाता है जहां उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये रेखा गुप्ता का पढ़ के मुझे लगा कि आज ही बोल रही हैं ये, जब इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह को एक इस तरह से मनाया जा रहा है कि कांग्रेस को घेरा जाए, टारगेट किया जाए। और हमने तो पीछे 10 सालों में बहुत बार कहा, बोला है कि इमरजेंसी, इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र पर वो काला धब्बा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, काला अध्याय है। तानाशाही प्रवृत्ति, इंदिरा गांधी की तानाशाही प्रवृत्ति के बहुत सारे सबूत दर्ज हैं इतिहास में। लेकिन सवाल उठता है कि वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित क्या हो रहा है? ये इमरजेंसी नहीं हुआ कि कोई कलाकार अगर कहीं शो ना कर पाए। पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है आप जानते हैं, मीडिया के साथ क्या हो रहा है जानते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, किसी मीडिया वेबसाइट में, द वायर में अगर खबर छप गई विदेशी एक्सपर्ट और एजेंसी के हवाले से या खबरों की जानकारी के आधार पर कि वहाँ भारतीय जेट गिर गए, तो द वायर को ब्लॉक कर दिया गया, किसी यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया, किसी के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। क्या नहीं होता है, और ये हो रहा है। और ये लोग इमरजेंसी की बात करेंगे।
मीडिया का बड़ा तबका, चैनलों का बड़ा तबका, बड़ा मतलब 99% कॉम्प्रोमाइज्ड है सरकार के पक्ष में, सरकार के समर्थन में, सरकार के लिए। होता है ना, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यहाँ सब कुछ उसमें आप फिट कर दीजिए, सब सरकार के लिए है। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए मुझे लगा कि इमरजेंसी के को याद करते हुए इस तरह के बयान आए तो एक बार याद कर लेना चाहिए कि ये बीजेपी की प्रवृत्ति है। 10 साल 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल से ज़्यादा हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मीडिया के सामने कभी आए नहीं, सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मैं कल परसों भी वीडियो में बताया कि अमेरिकन मीडिया है, अमेरिकी मीडिया है जो ट्रंप के दावों की पोल खोलते हुए एक्सपोज कर रहा है, और ट्रंप बौखला कर उस मीडिया को, अमेरिकी मीडिया को फेक न्यूज़, CNN फेक न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज़, NBC फेक न्यूज़ कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ का मीडिया CNN या न्यूयॉर्क टाइम्स डंके की चोट पर कह रहा है कि हमारा काम एक्सपोज करना है, सही को सही, गलत को गलत कहना, और हम वो कहते रहेंगे, हम चिंता नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं। एक वो मीडिया है और एक यहाँ मीडिया। हालांकि फिर भी ये मानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट में कम से कम ये तो है, ट्रंप में, अमेरिकन प्रेसिडेंट में, कि मीडिया का सामना तो करते हैं, उटपटांग ही बोलें, गलत बोलें, फेक न्यूज़ बोल दें। एक रिपोर्टर को के लिए उन्होंने कह दिया ऐसे कुत्ते की तरह बाहर फेंक दो। कल भी मैंने उस पर वीडियो किया था CNN के रिपोर्टर को लेकर, क्योंकि उस रिपोर्टर ने एक्सपोज किया ट्रंप को, ट्रंप के झूठ को, जो ईरान को लेकर ट्रंप ने बोला कि वहाँ सब कुछ तबाह हो गया और न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन मीडिया वहाँ काम कर रहा है और ट्रंप कम से कम सवालों का सामना कर रहे हैं। यहाँ सवालों का कोई सामना नहीं है, किसी सवाल का जवाब नहीं है, चुनिंदा लोगों से मुलाकात है, उन्हीं को इंटरव्यू है, उन्हीं से बात है, और रेडार पर उनके वो सब लोग हैं, चाहे वो कॉमेडियन हो चाहे कोई भी हो। बहरहाल मैं रामगढ़ आया हूँ, 2-3 दिन शायद रहूँगा। अब आखिर में मैं चाहता हूँ कुणाल कामरा का वो 2 वीडियो का हिस्सा, जिस वीडियो जो कॉमेडी को लेकर बवाल हुआ था, वो आप देखिए। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूँ कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूँ कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूँ और बोलूँ कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता
बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन।